जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आया हूं रवि प्रताप सिंह एक बार फिर आपके सामने संसार के भूगोल की क्लास लेकर। और आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों बहिर्जात बल या एक्सोजेनेटिक फोर्स। एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या होते हैं मेरे दोस्तों, ये जानने वाले हैं। और एक्सोजेनेटिक फोर्स में कितने प्रकार होते हैं वो सब हम जानने वाले हैं। देखिए मेरे दोस्तों, इससे पहले हमने एक बार आपको पढ़ाया था, एक क्लास में पढ़ाया था अंतर्जात बल। और अंतर्जात बल में मेरे दोस्तों हमने अनेक क्रियाएं बताई थी जिनकी वजह से जो है हमारे भूगर्भ जो है पृथ्वी का भूगर्भ उसमें अनेक हलचलें होती हैं, अनेक आंतरिक शक्तियां काम करती हैं, ठीक है, जो कि हमारे धरातल पर अनेक प्रकार की संरचनाओं को जन्म देती हैं। चाहे पहाड़ हो मेरे दोस्तों, पर्वत हो या पठार हो मेरे दोस्तों, या भ्रंश घाटी हो या रिफ्ट वैली हो मेरे दोस्तों, या फिर रैंप घाटी हो, ये सब इनका निर्माण होता है किसकी वजह से, आंतरिक शक्तियां या अंतर्जात बल की वजह से। ठीक, उसमें हमने ज्वालामुखी क्रियाएं भी पढ़ी थी। अब हम दोस्तों जानने वाले हैं, देखिए बहिर्जात बल या एक्सोजेनेटिक फोर्स, इसमें क्या होता है। देखिए जब हमने पढ़ा था अंतर्जात बल, तो अंतर्जात बल की वजह से क्या होता है, भूपटल पर संरचनाएं बनती हैं। तो देखिए मेरे दोस्तों, बहिर्जात बल को पढ़ने से पहले जरा हम कुछ लाइनें आपके लिए बोल दें, मोटिवेशनल लाइन से, इनको ध्यान से सुनिए। खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, ये पूरा आसमान अभी बाकी है। तो देखिए मेरे दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं बहिर्जात बल। देखिए मेरे दोस्तों, एक्सोजेनेटिक फोर्स होते क्या हैं। देखिए हमने पढ़ा था अंतर्जात बल। अंतर्जात बल वो शक्तियां होती हैं जो कि भूपटल पर अनेक संरचनाओं का निर्माण करती हैं, और जो हमारी भूगर्भ है, पृथ्वी का भूगर्भ है, वहां पर वो शक्तियां काम करती हैं, उनको अंतर्जात बल कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बल होते हैं मेरे दोस्तों जो धरातल पर काम करते हैं, और वो क्या करते हैं, जो हमारी संरचनाएं जो ऊंचे नीचे पठार हैं या फिर पहाड़ हैं, ठीक है, या चट्टानें हैं उभरी हुई या गर्त हैं, इनको सबको समतल करने का काम करते हैं। और इनको समतल करने के काम करने वाले बलों को जो बाहर की और हमारी पृथ्वी पर भूपटल पर कार्य करते हैं, उनको हम बहिर्जात बल कहते हैं। अगर हम बहिर्जात बल की बात करें मेरे दोस्तों, तो बहिर्जात बल में आता है अनच्छादन, ठीक है, डेनुडेशन। देखिए मेरे दोस्तों, डेनुडेशन या अनच्छादन में क्या होता है। देखिए मेरे दोस्तों, जितनी भी भूपटल पर संरचनाएं, आप पहाड़ देखते हैं, चट्टान देखते हैं, पठार देखते हैं, घाटियां देखते हैं, ठीक है, तो इनको क्या करते हैं मेरे दोस्तों, इनका काट छाट, कटाव, ठीक है, तोड़ना, बालू का निर्माण, इनको महीन कणों में तोड़ना और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, या फिर वहीं पर इनका अनच्छादन करना, तो ये सारी क्रियाएं होती हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, इन्हीं को हम अनच्छादन या डिन्यूडेशन कहते हैं। ठीक, अगर हम बात करें मेरे दोस्तों अनच्छादन कितने प्रकार का होता है, तो देखिए मेरे दोस्तों, अनच्छादन दो प्रकार का होता है। एक होता है अपक्षय, ठीक, और एक होता है अपर्दन। अपक्षय यानी वेदरिंग और अपर्दन यानी इरोजन, ठीक, एरोजन, ठीक, अपर्दन यानी एरोजन। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपक्षय को, वेदरिंग को। और अपक्षय में भी हम मेरे दोस्तों केवल हम भौतिक अथवा यांत्रिक अपक्षय को आज पढ़ेंगे, क्योंकि ये काफी लंबा टॉपिक है मेरे दोस्तों। अगर हम बहिर्जात बल को हो सकता है 3 या 4 क्लासों में कंप्लीट करें, लेकिन मेरा वादा है मैं इसको जरूर अच्छे से पढ़ाऊंगा। और देखिए मेरे दोस्तों, एक बार फिर मैं आपसे कह दूं, आप क्वेश्चन बहुत खेलते हैं, देखिए क्वेश्चन खेलना बंद कीजिए और एक बार डिटेल भूगोल पढ़िए, फिर उसके बाद क्वेश्चन खेलिए, फिर आपको अच्छा लगेगा क्वेश्चन खेलने में, क्योंकि आप क्वेश्चन चुटकियों में लगाएंगे। देखिए अगर हम बात करें मेरे दोस्तों भौतिक अथवा यांत्रिक अपक्षय, देखिए हम अपक्षय की बात कर रहे हैं, वेदरिंग की। वेदरिंग को कितने भागों में बांटा जा सकता है। देखिए मेरे दोस्तों, भौतिक अथवा यांत्रिक अपक्षय, ठीक, रासायनिक अपक्षय या जैविक अपक्षय। भौतिक यानी फिजिकल एंड मतलब फिजिकल, और ये कह लीजिए मैकेनिकल वेदरिंग, ठीक, इसको कहेंगे केमिकल वेदरिंग, इसको कहेंगे मेरे दोस्तों बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक, अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, तो देखिए भौतिक अथवा यांत्रिक अपक्षय में क्या होता है, कौन कौन से कारक हैं। देखिए ये सारे कारक हैं जो भौतिक अथवा यांत्रिक अपक्षय को जन्म देते हैं, ये सारे कारक हैं जो रासायनिक अपक्षय को जन्म देते हैं, ये सारे कारक हैं जो जैविक अपक्षय को जन्म देते हैं। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों सूर्यताप, देखिए सबसे पहला कारण है भौतिक अथवा यांत्रिक अपक्षय को सूर्यताप, आइसोलेशन। इनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, केवल मैं एक ग्राफ के जरिए समझा रहा हूं आपको कि पढ़ना कैसे है, ठीक है। अगर हम बात करें पाला, फ्रॉस्ट, पाले को भी आप जानते हैं, सूर्यताप मतलब सूर्य का प्रकाश, सूर्य से आने वाला ताप। दाब मुक्ति, प्रेशर रिलीज, इसको भी डिटेल में समझेंगे। वर्षा, रेनफॉल, वायु, वालू और मिट्टी, विंड, सैंड और सॉइल, ठीक, ये सारे कारण भौतिक अथवा यांत्रिक अपक्षय के। और एक है भूस्खलन या लैंडस्लाइड, ठीक। अगर हम बात करें रासायनिक अपक्षय की मेरे दोस्तों, तो इसमें ऑक्सीकरण,
ऑक्सीडेशन, कार्बनीकरण कॉर्बिनेशन, जलयोजन हाइड्रेशन, विलयन अथवा घोल सॉल्यूशन, सिलिका का अपघटन, ठीक है, डिसिलिकेशन प्रोसेस। ठीक, ये हो गया रासायनिक अपक्षय, केमिकल वेदरिंग। अगर हम इसकी बात करें बायोलॉजिकल वेदरिंग में, देखिए वनस्पति वेजिटेशन, वनस्पति उगेगी तो फिर क्या होगा, अपक्षय होगा। जीव जंतु एनिमल्स, ठीक, और मानव ह्यूमन, ये सारे कारक हैं जैविक अपक्षय के। देखिए हमारे दोस्तों अपक्षय को हम डिटेल में जानेंगे और भौतिक अथवा यांत्रिक अपक्षय, इन सब को हम डिटेल में जानेंगे कारकों को। ठीक, तो आइए मेरे दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं हम अनच्छादन, फिर अनच्छादन को डिटेल में पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे अपक्षय। ठीक, अपक्षय में भी किसको पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, भौतिक अथवा यांत्रिक अपक्षय को आज पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक, उसके बाद हम अगले वीडियो में रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय को कवर करेंगे। तो मेरे दोस्तों आइए अब पढ़ते हैं हम अनच्छादन, ठीक है, डिन्यूडेशन को। देखिए मेरे दोस्तों अनच्छादन या डिन्यूडेशन, इसको विस्तार से समझ लीजिए। देखिए मैंने बताया था कि हमारी पृथ्वी पर कहीं पर गर्त बन जाते हैं, किसकी वजह से बनते हैं मेरे दोस्तों, अंतर्जात बल की वजह से। कहीं पर पहाड़ बन जाते हैं, ठीक है, ऊंचे ऊंचे, और कहीं पर मेरे दोस्तों चट्टानें उभर आती हैं मेरे दोस्तों, और कहीं पर पठार बन जाते हैं इस तरीके से, और कहीं पर मेरे दोस्तों क्या होता है, खड्ड बन जाते हैं, समुद्री खड्ड, ठीक है, या गर्त। अब इनको कैसे पूरा किया जाए, देखिए ये तो सब अंतर्जात बल की वजह से बन गए। ठीक, अब इनको अगर हमें समतल करना है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए, बल चाहिए। तो ऐसे बल जो इनको काट छांट करके, ठीक है, काट छांट करके तोड़ करके समतल करने की कोशिश करते हैं भूपटल को, वो सारे बहिर्जात बल कहलाते हैं। अगर हम अनच्छादन की बात करें, अनच्छादन में होता क्या है, वो सभी कारक आते हैं मेरे दोस्तों जो कि इनको काटने, तोड़ने, ठीक है, इनको चट्टानों को तोड़ तोड़कर बारीक मिट्टी बनाने का काम करते हैं, ठीक है, और वो सारी शक्तियां क्या कहलाती हैं, अनच्छादन कहलाती है। ठीक है, अनच्छादन का कार्य करती हैं। अगर बहिर्जात शक्तियां या अनच्छादन होती क्या, देखिए अगर हम बात करें इनको दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है, अनच्छादन को या बहिर्जात शक्तियों को। पहला है स्थैतिक शक्तियां। ठीक, स्थैतिक शक्तियां क्या होती है मेरे दोस्तों, ये केवल जैसे कोई चट्टान है या पहाड़ है, ठीक है, या फिर भूपटल है, इनका काम केवल ये है कि वहीं पर रुके हुए उसी स्थान पर धीरे 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 जो उस चट्टान को तोड़ना, उसको बारीक कणों में तोड़ना, उसके अवयवों में विघटित करना, उसका वियोजन करना, डिकम्पोज करना, ये सारे काम स्थैतिक शक्तियां करती हैं। अगर इसमें मेरे दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई मटेरियल, कोई भी जो है अवसाद नहीं जाता है। ठीक, तो कोई भी अवसाद जब एक स्थान से दूसरे स्थान ना जाए, केवल वहीं रुके रुके उस चट्टान का अपक्षय हो, ठीक है मेरे दोस्तों, उस चट्टान का वियोजन हो, टूटे चट्टान, छोटे छोटे बारीक कण बने, तो उनको हम स्थैतिक शक्तियां या अपक्षय कहते हैं। और अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरा भाग है अनच्छादन का गतिशील शक्तियां, जिनको हम बोलते हैं अपर्दन, एरोजन। ठीक, इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों, जो भी अवसाद है, ठीक, जो भी अवसाद है अपक्षय के कारण बना हुआ है या कोई भी कारण है, ठीक है, जो बारीक बारीक कण है, मिट्टी है या टूटी हुई चट्टानें हैं, उन सभी का जो अवसाद है, मटेरियल है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है। ऐसी शक्तियों को हम मेरे दोस्तों अपर्दन या एरोजन कहते हैं। एरोजन के भी अनेक कारण होते हैं, इनको भी जानेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए मेरे दोस्तों अपक्षय या वेदरिंग, तो भौतिक या यांत्रिक, ठीक, मैंने बताया था फिजिकल या फिर मैकेनिकल, ठीक, रासायनिक यानी केमिकल, और जैविक यानी बायोलॉजिकल। ठीक, तो अब हम पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों भौतिक या यांत्रिक अपक्षय को। आइए इसको डिटेल में जानते हैं, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय को। ठीक है, देखिए मेरे दोस्तों अब हम पढ़ते हैं भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। देखिए मेरे दोस्तों बहिर्जात बल के अंतर्गत हम अपक्षय को पढ़ रहे हैं। अपक्षय के बाद हम अगली क्लासों में पढ़ेंगे अपर्दन या एरोजन। ठीक, तो मेरे दोस्तों भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग को हम पढ़ लेते हैं। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में केमिकल वेदरिंग, ठीक है, यानी कि रासायनिक अपक्षय, और उसी के साथ पढ़ेंगे मेरे दोस्तों बायोलॉजिकल यानी कि बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, अब समझते हैं मेरे दोस्तों सूर्यताप या इंसोलेशन। देखिए मेरे दोस्तों ये भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग में ये कारण होते हैं। इसके भौतिक या यांत्रिक अपक्षय के कारण कौन कौन से, सूर्यताप, इंसोलेशन, दूसरा है पाला, फ्रॉस्ट, तीसरा है दाब मुक्ति, प्रेशर रिलीज, चौथा है वर्षा, रेनफॉल, पांचवा है मेरे दोस्तों वायु, विंड, और छठा है भूस्खलन या लैंडस्लाइड।
अब मेरे दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं सूर्यताप या इंसोलेशन। देखिए मेरे दोस्तों होता क्या है, जहां पर ज्यादा टेम्परेचर पड़ता है, ठीक है, ये समझ लीजिए ऐसी जगह जहां पर मरुस्थल है, ठीक, वहां पर क्या होता है मेरे दोस्तों, देखिए मान लीजिए ये चट्टान है, ठीक, और यहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है दिन में बहुत ज्यादा, ऐसे जगह जहां पर ज्यादा टेम्परेचर रहता है, या मरुस्थल समझ लीजिए जहां पर उष्ण जलवायु पाई जाती है, ठीक, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है दिन के अंदर, ठीक, तो जैसे मरुस्थल है, इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों, समझ लीजिए जब दिन में जैसे हमारे यहाँ अरावली की पहाड़ियां हैं, ठीक है, या फिर सहारा मरुस्थल कह लीजिए, ठीक है, या फिर हमारा राजस्थान का इलाका है, यहां पर ये ऐसी घटनाएं देखी जा सकती हैं। इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों, जैसे कोई चट्टान है, जब ज्यादा टेम्परेचर दिन में पड़ता है मेरे दोस्तों, ज्यादा टेम्परेचर सूर्य की जो है ज्यादा धूप पड़ती है और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है दिन में, तो क्या होता है चट्टान जो है ज्यादा टेम्परेचर यानी अधिक टेम्परेचर की वजह से फैलना शुरू हो जाती है, ठीक, और जब फैल जाती है दिन में, फिर उसके बाद मेरे दोस्तों जब रात में क्या होता है, यहां पर टेम्परेचर गिर जाता है ज्यादा। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों मरुस्थल में क्या होता है, जैसे उत्तर का मैदान है, यहां पर मरुस्थल नहीं है, यहां पर क्या होता है, जहां पर आर्द्र जलवायु होती है, टेम्परेचर तो ज्यादा होता है लेकिन रात में ज्यादा गिरता नहीं है टेम्परेचर, रात में जो है टेम्परेचर ज्यादा गिरता नहीं है, मतलब ये समझ लीजिए तापांतर ज्यादा नहीं होता है। लेकिन यहां पर मरुस्थल में या फिर उष्ण जलवायु क्षेत्र में, ठीक है, जहां पर जो है आर्द्रता कम होती है, वहां पर क्या होता है मेरे दोस्तों, वहां पर जो है तापांतर अधिक पाया जाता है। तापांतर मतलब दिन और रात के टेम्परेचर में अधिक अंतर होता है। तो जब दिन में ये चट्टान फैल जाती है मेरे दोस्तों, फिर क्या होता है मेरे दोस्तों, जैसे ही रात में टेम्परेचर गिर जाता है और टेम्परेचर गिर जाता है तब ये सिकुड़ना शुरू हो जाती है, और जब सिकुड़न हो जाती है मेरे दोस्तों, तो ये प्रक्रिया होती रहती है कि दिन में फैली, रात में सिकुड़न हुई, और इस तरीके से मेरे दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, चट्टान में दरारें मौजूद हो जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं और चट्टान टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाती है। इन्हीं दरारों की वजह से ये दरारें चौड़ी हो जाती हैं और चट्टान टूट जाती है, ठीक। तो इसी को मेरे दोस्तों पिंड विच्छेदन या ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है, पिंड विच्छेदन या ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। देखिए और क्या होता है मेरे दोस्तों, कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं अनेक खनिजों से मिलकर बनी होती हैं, ठीक, जैसे आयरन का खनिज है, सोडियम का खनिज है, पोटेशियम का खनिज है, एल्युमिनियम के खनिज हैं, ठीक, ये पाए जाते हैं चट्टानों में। अब होता क्या है मेरे दोस्तों, यहां पर क्या होता है, जब सूर्य के प्रकाश इन पर पड़ता है, पड़ने के बाद जब दिन में टेम्परेचर ज्यादा होता है और रात को कम होता है, फिर खनिजों में क्या होता है, विच्छेदन हो जाता है, टूट जाते हैं, और प्लस वायु भी यहाँ पर क्रिया करती है। फिर उसके बाद क्या होता है, वायु भी और जल भी इफेक्ट डालता है थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद क्या होता है, चट्टानें जो हैं आपस में टूट जाती हैं, ये खनिज जो है आपस में टूट जाते हैं, बारीक कणों में टूट जाते हैं, और इसको हम बोलते हैं कणिकामय विघटन। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, कणिकामय विघटन, ठीक। अब क्या होता है मेरे दोस्तों, अब क्या होता है, जो इस विधि से जो चट्टानों टूटती हैं, जो खनिजों वाली चट्टानें टूटती हैं, ठीक, खनिजों वाली जब चट्टानें टूटती हैं तो इस विधि से जो चट्टानी चूर्ण बना होता है उसको सैल मलबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, सैल मलबा कहा जाता है। अब देखिए और एक चीज और जान लीजिए, जैसे कुछ चट्टानें ऊष्मा की कुचालक होती हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको, जैसे ये चट्टान है, कोई चट्टान है मेरे दोस्तों, अब इस चट्टान का ऊपरी सिरा जो है, ये मान लीजिए कि ये पूरी चट्टान ही समझ लीजिए कि कुचालक है। कुचालक मतलब समझते हैं जिसमें ऊष्मा नहीं चल सकती है, ठीक। अब इसमें ऊष्मा चल नहीं सकती है, ठीक है। अब जब ऊष्मा नहीं चल सकती है, जैसे बैकेलाइट है मेरे दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे जो प्रेशर कुकर वगैरह हैं, हैंडल लगे होते हैं उन पर, तो वो बैकेलाइट के लगे होते हैं। और क्या होता है मेरे दोस्तों, कुकर तो गर्म हो जाता है लेकिन हैंडल गर्म नहीं होता, ठीक। इसी तरीके से कुचालक वो कहलाते हैं जिनमें ऊष्मा का संचालन ना हो, ठीक है, वो ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं, ठीक। अब कुछ चट्टानें ऊष्मा की कुचालक होती हैं, तो उनमें क्या होता है मेरे दोस्तों, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है और गर्मी अधिक हो जाती है दिन में, तो फिर क्या होता है मेरे दोस्तों, ये चट्टान तो कुचालक है लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है मेरे दोस्तों वो गर्म हो जाता है। फिर भी क्या होता है, जो ऊपरी सिरा है सबसे ऊपर वाला मेरे दोस्तों, वो मान लीजिए ये गर्म हो जाता है। और जब ये गर्म हो जाता है तो क्या होता है मेरे दोस्तों, जब रात को ठंडा होता है तब क्या होता है, नीचे वाला जो है वो तो मेरे दोस्तों ठंडा है ही, लेकिन ऊपर वाला गर्म है। ऊपर वाला हिस्सा मेरे दोस्तों फैल गया गर्मी के कारण,
ठीक है, हम जानते हैं किसी भी चीज को अगर ऊष्मा दोगे तो उसके जो है क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, आयतन में वृद्धि होती है। तो ऊपर वाला हिस्सा गर्म हो चुका है और वो फैल रहा है, लेकिन नीचे वाला जो है मेरे दोस्तों वो फैला नहीं, क्योंकि ये चट्टान क्या है, कुचालक है। चट्टान क्या है मेरे दोस्तों, ऊष्मा की कुचालक है। अब जब ये फैलेगा मेरे दोस्तों तो फिर क्या होगा, ये जो ऊपर वाली परत है वो इस चट्टान से अलग हो जाएगी, ये लगातार क्रिया होती रहेगी, गरम ठंडा, फिर क्या होगा, ये जो ऊपर वाला सिरा है मेरे दोस्तों वो छिलके की तरह उतर जाएगा इसके ऊपर से, और इस तरीके से मेरे दोस्तों चट्टान का अपक्षय होता रहता है, चट्टानों का अपक्षय होता रहता है। ठीक, और इस घटना को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, जैसे छिलके की तरह, जैसे प्याज पे मेरे दोस्तों छिलका होता है ना, जब प्याज का ऊपरी सिरा उतारोगे छिलके की तरह, इसी तरीके से ये छिलका उतरना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, ऊपरी परत उतरनी शुरू हो जाएगी, जब पहली परत उतरेगी फिर उसके बाद फिर यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी और फिर एक परत और उतरेगी, ऐसे ही उतरती चली जाएंगी और ये चट्टान पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, इसका अपक्षय हो जाएगा और मृदा का निर्माण हो जाएगा। ठीक, अब ऐसी घटना को क्या कहेंगे मेरे दोस्तों, पल्लवीकरण अथवा अपसल्कन कहते हैं। चट्टानें ऊष्मा की जहां कुचालक होती है वहां पर क्या होता है, पल्लवीकरण या अपसल्कन, एक्सोफोलिएशन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एक्सोफोलिएशन कहते हैं, पल्लवीकरण अथवा अपसल्कन को। अब मेरे दोस्तों आता है पाला या फ्रॉस्ट। इसमें क्या होता है, आइए जान लेते हैं मेरे दोस्तों, क्या पाला या फ्रॉस्ट में क्या होता है। देखिए मेरे दोस्तों, ये घटना कहाँ होती है, देखिए जहां पर जो है मेरे दोस्तों नम जलवायु, और ये समझ लीजिए जहां पर मेरे दोस्तों टेम्परेचर कम होता है, जहां पर बर्फ वगैरह गिरती है, इस तरीके से समझ लीजिए। जैसे हिमालय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र में क्या होता है मेरे दोस्तों, यहां पर क्या होती है, टेम्परेचर कम रहता है। ठीक, और जैसे उपध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र है मेरे दोस्तों, ठीक है, वहां पर क्या होता है, टेम्परेचर रात में बहुत ज्यादा गिर जाता है। ठीक है, या वहां पर टेम्परेचर कम रहता है, बर्फ जम जाती है। ठीक, होता क्या है मेरे दोस्तों, दिन में जो है मान लीजिए किसी चट्टान की दरार में जल भरा हुआ है, दिन में टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक, हिमालय क्षेत्र की बात चल रही है, या फिर ऐसे क्षेत्र जहां पर नम जलवायु पाई जाती है और टेम्परेचर नीचे चला जाता है, 0 डिग्री यानी हिमांक से नीचे चला जाता है, ऐसे क्षेत्रों की बात चल रही है। जैसे हिमालय क्षेत्र हो गया मेरे दोस्तों, आर्कटिक क्षेत्र हो गया मेरे दोस्तों, ठीक है, और जैसे साइबेरियाई क्षेत्र हो गया, इनमें ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। इनमें क्या होता है मेरे दोस्तों, दिन में जो है मान लीजिए जल भर गया है, यहाँ पर पाला गिर रहा है, टेम्परेचर जो है दिन में क्या है, कम है, लेकिन पानी फिर भी भरा हुआ है दरारों में। इन दरारों में क्या भरा हुआ है, पानी। अब हम जानते हैं मेरे दोस्तों, जब जल नॉर्मल अवस्था में होता है तो उसका आयतन कम होता है, और जब मेरे दोस्तों जल बर्फ के रूप में जम जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। ये हम सब जानते हैं। ठीक, नहीं भी जानते हैं तो आप जान लीजिए कि जो है जमने के बाद बर्फ का जो है आयतन ज्यादा होता है और जल का कम होता है। ठीक, अब इन दरारों में जो है क्या है मेरे दोस्तों, पानी भर गया। एक घटना आपने ये भी जानी होगी, सुनते होंगे कि पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है कि पाइप फट जाते हैं पानी के। वो इसलिए फट जाते हैं मेरे दोस्तों, जब पानी जो है पाइप में जम जाता है तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है और पाइप फट जाते हैं। ठीक वही ये घटना यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर पानी भर गया दरारों में, और जब दरारों में पानी भर गया मेरे दोस्तों तो क्या हुआ, इन दरारों में पानी भर गया। रात में जब ये टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाता है, हिमांक से नीचे चला जाता है, तो ये पानी जमता है। जब पानी जमता है तो ये दरारों पर प्रेशर डालता है और चट्टानों में दरारें बड़ी होती रहती हैं धीरे धीरे। और जब चट्टानों में दरारें बड़ी होती रहती हैं, एक समय आता है, ऐसा आता है मेरे दोस्तों, ये दरारें बहुत बड़ी होती हैं, चट्टानें टूट जाती हैं। तो इस घटना से क्या होता है मेरे दोस्तों, अपक्षय होता है चट्टानों का, और चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। ठीक, इसको हम बोलते हैं जमना और पिघलना, फ्रीज और था। ठीक, फ्रीज और था। ठीक, जमना और पिघलना, और इस तरीके से क्या होता है, अपक्षय हो जाता है चट्टानों का। अब हम बात करते हैं दाब मुक्ति या प्रेशर रिलीज। देखिए मेरे दोस्तों, अगर हम बात करें दाब मुक्ति या प्रेशर रिलीज में क्या होता है, देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था, जब चट्टान पढ़ाई थी, धरातल में नीचे क्या होता है, आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। अब आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, और हम जानते हैं कि दाब और ताप जो है धरातल के नीचे, हमारी क्रस्ट के नीचे जो है भूगर्भ में ज्यादा होता है। तो जब ये भूपरपटी है मेरे दोस्तों, भूपरपटी के नीचे क्या है, आग्नेय चट्टानें हैं, और आग्नेय चट्टानें जो है ऊपर से प्रेशर झेल रही हैं, दाब लगातार झेल रही हैं। ठीक है, और जब ये दाब लगातार झेल रही हैं तो क्या होता है मेरे दोस्तों, जब ऊपर की परत का अपर्दन हो जाता है, अपर्दन मतलब ये समझ लीजिए अपक्षय हो जाए, तब ये चट्टानें दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। तो अब क्या होगा मेरे दोस्तों, यहां पर पहले दाब ज्यादा झेल रही थी तो ये सिकुड़ी हुई अवस्था में थी, ऐसे समझ लीजिए सिकुड़ी हुई अवस्था में थी। अब जैसे ही ऊपर की परत का अपर्दन हो गया, अपक्षय हो गया। ठीक, अपक्षय होने के बाद जब ऊपर की परत हट गई तो ये चट्टानें बाहर आएंगी,
और जब ये चट्टानें बाहर आएंगी मेरे दोस्तों तो फिर क्या होगा, जब ये चट्टान बाहर आ गई मेरे दोस्तों फिर क्या होगा, इसमें जो है दाब जो है कम हो गया, और जब दाब कम होगा तो मेरे दोस्तों ये फैलेंगी और इस तरीके से फैलने के बाद इनमें विघटन हो जाएगा, टूट जाएंगी, ठीक, और दबाव में रहती हैं। इसमें क्या होता है देखिए मेरे दोस्तों, ऐसी चट्टानों का ज्यादा, इस विधि में ऐसी चट्टानों का क्या होता है, अपक्षय होता है, जो कि आग्नेय हो या रूपांतरित चट्टानें हो, ठीक। आग्नेय चट्टानें वो होती हैं मेरे दोस्तों जो कि ज्वालामुखी क्रियाओं मैग्मा से बनती हैं, लावा से बनती है, ठीक। और जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं मेरे दोस्तों वो होती हैं आग्नेय चट्टानों से रूपांतरित होती हैं या अपसादी चट्टानों से रूपांतरित होकर बनती हैं। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों तो ग्रेनाइट तथा संगमरमर जैसी चट्टानों का विघटन इसी वजह से होता है। देखिए मेरे दोस्तों ग्रेनाइट जो है एक आग्नेय चट्टान है, हमने जाना था पातालीय चट्टानों में, ठीक है, ग्रेनाइट बनता है आग्नेय चट्टानों में। और संगमरमर जो है मेरे दोस्तों, संगमरमर जो है अवसादी चट्टान से जो है रूपांतरित होकर बनता है। जैसे चूना पत्थर है एक अवसादी चट्टान है, डोलोमाइट है एक अवसादी चट्टान है, उससे जो है संगमरमर का निर्माण होता है, ठीक। तो अब हम ये समझ गए कि दाब मुक्ति से क्या, कैसे प्रेशर रिलीज से कैसे चट्टानें टूटती हैं, ठीक है। ऊपर वाली सतह का क्या हो गया, अपक्षय हो गया, नीचे जो चट्टानें मौजूद हैं, ठीक है, आग्नेय या रूपांतरित चट्टानें वो ऊपर आ गई, उनमें प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर कम हो गया तो वो क्या हो गया मेरे दोस्तों फिर ऊपर जब आई तो वो फैली और इस तरीके से उनमें चटकन हो गई और चटक गई और टूट गई, ठीक। और फिर बाकी ये सारी क्रियाएं उसका और ज्यादा अपक्षय कर देती हैं। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों रेनफॉल, देखिए मेरे दोस्तों जब ऐसा होता है जहां पर बारिश कहां पर होती है मेरे दोस्तों, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो, उष्ण आर्द्र प्रदेशों में ज्यादा होती है, टेम्परेचर दिन में ज्यादा रहता है और जो है वायु में नमी हो जाती है, और फिर वही वायु ठंडा होकर के मेरे दोस्तों जब बादल बन जाते हैं वही वायु ठंडा होकर, ठीक है, जमीन पर बरसती है और फिर क्या होता है इसी तरीके से वर्षा होती है, ठीक। तो वर्षा में क्या होता है, जैसे दिन में मान लीजिए चट्टान है, ठीक है, ये चट्टान है, फिर क्या हुआ दिन में इसमें टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा दिन में यहाँ पर, और फिर क्या हुआ चट्टान फैली, फैलने के बाद क्या हुआ, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एक दिन ऐसा होता है मेरे दोस्तों कभी ना कभी की बरसात होगी, और जब यहाँ बरसात होगी तो पानी गिरेगा, फिर ये चट्टान ठंडी होगी और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। पहले फैलेगी, बरसात होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होने से फैलेगी, बरसात होगी, फिर क्या होगी सिकुड़ेगी, और इस तरीके से लगातार फैलने और सिकुड़ने से इसमें क्या बनती हैं, दरारें बन जाती हैं, और दरारें बड़ी होती जाती हैं धीरे धीरे, और चट्टान जो है चटक जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है, ठीक। और इसी को कहते हैं मेरे दोस्तों वायु द्वारा भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, ठीक। अब हम बात करते हैं भूस्खलन या लैंडस्लाइड्स। देखिए मेरे दोस्तों आपने हिमालय क्षेत्र, हमारे भारत में हिमालय क्षेत्र क्या है, एक बलित पर्वत है, नवीन बलित पर्वत है, वहां पर कहते हैं कि लगातार भूस्खलन होता रहता है। होता क्या है, देखिए बरसात में भूस्खलन की घटनाएं ज्यादा होती हैं। जो जितने भी ये अवसाद हैं, देखिए सूर्य ताप की वजह से या चट्टान विघटित हुई हो, पाला की वजह से विघटित हुई हो, दाब मुक्ति की वजह से चटकन या चट्टानें विघटित हुई हो, ठीक है, अपक्षय हुआ हो, वर्षा की वजह से, वायु की वजह से, कोई भी कारण हो, फिर जो अवसाद इनके इकट्ठे होते हैं, मान लीजिए टूट के चट्टान इकट्ठे हुई टुकड़ों में बट गई, वो अवसाद हो गए, ठीक, उसका जो है चूर्ण बन गया, ठीक है, चूरा बन गया, ठीक, तो उसको हम सैल मलबा कहते हैं, ये भी एक क्या हो गया, अवसाद हो गए, ये सब इकट्ठे हो गए हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही बरसात हुई मेरे दोस्तों तो इनमें पानी भर गया और ये अवसाद जो है धीरे धीरे खिसकना शुरू हो गए पानी के साथ, और पानी के साथ क्या होता है, अनेक चट्टानों को लेके आते हैं अपने साथ। जब ये नीचे को खिसकते हैं पानी की वजह से क्या होता है, इनमें भार बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है, और वजन बढ़ने के बाद क्या होता है मेरे दोस्तों, ये नीचे खिसकना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से अनेक चट्टानें, ठीक है, पहाड़ों की या फिर कहीं पर भी जहां पर पठार है वहां पर भी ये घटनाएं होती हैं, और फिर क्या होता है धीरे धीरे भूस्खलन होना शुरू हो जाता है, और जो है ये सब अपने साथ बहुत सारा मलबा लेके आते हैं और नीचे खिसक जाते हैं, ठीक है, जहां पर ढाल होता है, ढाल पर भी बहुत ज्यादा घटनाएं होती हैं, तो इसी को हम भूस्खलन या लैंडस्लाइड कहते हैं, ठीक। इसी के साथ मेरे दोस्तों हमने पढ़ लिया भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, ठीक है, अपक्षय के बारे में पढ़ रहे थे हम, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय हमने पढ़ लिया। अब हम कल मेरे दोस्तों मतलब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्षय और बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल यानी कि जीव वैज्ञानिक अपक्षय को हम पढ़ेंगे अगली क्लासों में, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और कमेंट कीजिए मेरी वीडियो पर मेरे दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।